सभी साथियों को कमल किशोर कठेरिया का जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक प्रश्न फिर से चर्चा में आ गया है कि क्या भारत में मनुस्मृति और भारतीय संविधान में संघर्ष चल रहा है। वैसे तो अक्सर हम इस प्रश्न पर चर्चा करते रहते हैं और बहुत से लोगों को ये चर्चा खराब भी लगती है, क्योंकि जब भी मनुस्मृति और भारतीय संविधान की बात होती है, उन दोनों में तुलना होने लगती है, तो मनुस्मृति पर ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं कि जिनका मनुस्मृति के समर्थक जवाब नहीं दे पाते हैं। मनुस्मृति एक विचारधारा है और भारतीय संविधान भी एक विचारधारा है। इन दोनों विचारधाराओं में, अर्थात दोनों पुस्तकों में संघर्ष आज का नहीं है। ये उसी समय से शुरू हो गया था जब भारतीय संविधान इस देश में लागू हुआ था, या कहिए कि भारतीय संविधान सभा ने स्वीकृत किया था देश में के नए संविधान के रूप में। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान को स्वीकृत किया नए भारत के संविधान के रूप में। और उसी दिन ये डिसाइड हुआ कि आने वाले 26 जनवरी 1950 के दिन से भारतीय संविधान इस देश में लागू हो जाएगा। इस दिन के मात्र 4 दिन बाद, अर्थात 30 नवंबर 1949 के दिन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने अखबार ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में आजाद भारत के नए संविधान के रूप में मनुस्मृति को लागू करने की मांग की थी। उनकी ये मांग स्वीकार तो नहीं हो सकी, लेकिन उनकी जो ये इच्छा थी कि मनुस्मृति इस देश में लागू होनी चाहिए, मनुस्मृति के आधार पर इस देश में शासन होना चाहिए, ये उनकी ये इच्छा उनके दिल से बाहर वो नहीं निकाल पाए, दिल में ही दबी रही। और जब देखो, जब भी वो उनके हाथ में कुछ ताकत होती है तो ये इच्छा उनके जवान से बाहर झलक जाती है, उनके भाषणों में झलक जाती है। जहां तक इन दोनों ग्रंथों का सवाल है, तो अगर कुछ शब्दों में इन दोनों ग्रंथों का बयान करें तो मनुस्मृति तो अन्याय का प्रतीक है। हम सब जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 के दिन इस ग्रंथ को जलाया था और उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति की होली मैंने जानबूझकर जलाई है क्योंकि हम इसे अन्याय का प्रतीक मानते हैं। सदियों से इसने हमारा शोषण किया है, या हमारे शोषण को कानूनी जामा इसने पहनाया है। वहीं जो भारतीय संविधान है वह क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी दस्तावेज के रूप में सामने आता है। इसके मूल में शुद्धता, समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्य निहित हैं। और मनुस्मृति के बारे में तो ये सोचा ही नहीं जा सकता कि वह समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों का जरा भी समर्थन करेगी, क्योंकि मनुस्मृति तो जात के आधार पर लोगों में भेद करती है। एक ही अपराध के लिए जात के आधार पर अलग अलग दंड का प्रावधान करती है। वहीं भारतीय संविधान है, उसकी नजर में कानून के सम्मुख सभी लोग बराबर हैं, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जात के हों या किसी लिंग के हो, सब बराबर हैं। और एक अपराध के लिए सबको वही दंड मिलता है, मतलब समान दंड मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मनुस्मृति को इस देश के संविधान के रूप में लागू करने की इच्छा संघ परिवार की खत्म नहीं, उनके दिल में ही दबी रही। और इसलिए जब भी कभी वो ताकतवर आए तो उनकी बातों में, उनके भाषणों में ये इच्छा खुलकर सामने आ गई। जब 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ और तो 1993 में जब मांग मेला लगा तो शंकराचार्य अखिलेश्वर नंद ने भारतीय संविधान को हिंदू विरोधी बताया और मनुस्मृति को लागू करने की मांग की। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया। संविधान के समर्थकों और मनुस्मृति के समर्थकों के बीच संघर्ष आज भी चल रहा है। और आज तो मनुस्मृति के समर्थकों के प्रभाव में पूरा देश है। केंद्र और अधिकांश राज्यों में उनकी सत्ता है, लेकिन ताकतवर होने के बावजूद उनमें आज भी इतनी ताकत नहीं आई है कि वह संविधान को बदल दें और मनुस्मृति को लागू कर दें। लेकिन उनके कार्यों में यह सोच समय समय पर झलकती रहती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी देते हुए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
लेकिन यदि उसे लागू करने वाले ठीक नहीं है तो वह संविधान किसी काम का नहीं। और संविधान कितना बुरा भी क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो वो संविधान को अच्छा बना देते हैं, उसमें से अच्छी अच्छी बातों को जनता के कल्याण के लिए लागू करते हैं। उनकी इस बात को आज सत्ता में बैठे हुए लोग सत्य साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वह संविधान का सम्मान तो करते नहीं, उनके दिल में तो आज भी मनुस्मृति बसती है। इसलिए जो दलितों, पिछड़ों के लिए, जो आदिवासियों के उत्थान के लिए जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किए हैं, उन प्रावधानों को पर अंकुश लगाने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग समय समय पर करते रहते हैं। जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग को भले ही संवैधानिक दर्जा दे दिया गया हो, लेकिन पिछड़ों के हक अधिकारों की जब भी कोई बात उठती है तो उसका साथ सत्ता में बैठे हुए लोग कभी नहीं देते हैं, उल्टे उनको दबाने का काम करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन था, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया। आज तक उसको फिर से लागू नहीं किया गया। पिछड़े वर्ग का अर्थात ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो केवल 27% है। क्यों 27% है? इसलिए कि जब मंडल आयोग की अनुशंसा इंदिरा सैनी जजमेंट के बाद लागू की गई तो उनको उस समय सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश के आधार पर आरक्षण की कुल सीमा 50% कर दी गई थी और यह कह दिया गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण देश में लागू नहीं हो सकता। और चूंकि SC, ST, OBC का आरक्षण पहले से लागू था तो इसलिए पिछड़ी जातियों को आरक्षण सिर्फ 27% दिया गया और इसीलिए पिछड़े वर्ग द्वारा जाति जनगणना की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जाति गणना की मांग का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब 1931 के जातीय गणना में, क्योंकि 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है, 1931 की जाति जनगणना में जो OBC समाज है उसकी जनसंख्या 52% आई थी। और यदि जाति जनगणना होती है और नए आंकड़े आ जाते हैं तो पिछड़ा वर्ग निश्चित रूप से नए आंकड़ों के अनुसार अपनी आरक्षण को बढ़ाने की मांग करेगा और उस समय सरकार को जो आरक्षण पर 50% की सीमा लगी हुई है उस सीमा को हटाना पड़ेगा। वैसे भी ये 50% की सीमा संविधान में कहीं पर लिखित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण बनी हुई है। दलितों पर अत्याचार की खबरें आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते ही रहते हैं। हाथरस की घटना हम सबको याद है, हम कोई भूले नहीं होंगे। हम में से कोई इस घटना को नहीं भूला होगा कि जब एक दलित बच्ची के साथ, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और अस्पताल में जाके उसकी मृत्यु हो गई, तो किस प्रकार पुलिस ने रात में उस बच्ची के शव को बिना उसके परिवार को शामिल किए पेट्रोल डालकर जला दिया था। और निश्चित रूप से पुलिस के इस कार्य में उनके वरिष्ठ लोगों का संरक्षण प्राप्त था और साथ राजनीतिक आकाओं का भी संरक्षण मिला हुआ था, क्योंकि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अभी राजस्थान में एक स्कूल में एक दलित बच्चे को पानी का मटका छीनने पर उसके टीचर ने इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो सोच है, ये सोच क्यों आती है समाज में? क्योंकि इस सोच को संरक्षित करने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। वो इस सोच को बढ़ावा देते हैं, इसको कम करने के बजाय इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि भारतीय संविधान के बजाय इस देश में मनुस्मृति लागू हो। और जब मनुस्मृति लागू होगी तो जाति के आधार पर ही, जाति व्यवस्था के आधार पर ही, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही जो स्मृतियों ने निर्देश दिए हैं उनके आधार पर ही इस देश में शासन होगा। तो निश्चित रूप से जाति भेदभाव होगा और ये जाति भेदभाव चूंकि सत्ता में बैठे लोगों के मनो मस्तिष्क में है, इसलिए समाज में भी इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। अभी आप देखिए, एक आदिवासी के ऊपर मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता ने पेशाब कर दी। तो इससे पता चलता है कि दलित आदिवासियों का क्या स्थान है इनकी नजरों में। ये तो भारतीय संविधान है कि हम थोड़ा बहुत सम्मान का जीवन जी लेते हैं, क्योंकि संविधान ने हमारे वोटों का मूल्य बराबर कर दिया है। जितना वोट का मूल्य एक दलित का है, एक आदिवासी का है, उतना ही ब्राह्मण के वोट का मूल्य है। और यदि भारतीय संविधान हट जाए तो वोट का अधिकार तो हमारा रहेगा नहीं। और तब हम किस प्रकार से, किस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, किस प्रकार हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाएंगे या संघर्ष कर पाने की स्थिति में भी होंगे, ये एक सोचने का प्रश्न है। देश के वंचित समाज को, SC, ST, OBC को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रमुख हथियार के रूप में आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था।
और उस आरक्षण को किस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है ये हम सब जानते हैं। अभी लेटरल एंट्री के द्वारा 45 पदों को भरने का प्रयास किया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे उच्च पद पर 45 पदों को भरने का प्रयास किया गया, जिसमें कि SC ST OBC का कोई आरक्षण नहीं था। तो इस तरीके के काम तब किए जा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी ताकत घट गई है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि हमारी ताकत भले ही घट गई हो, लेकिन हमारा एजेंडा, हम अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटे हैं, हम अपने एजेंडे को पूरा करेंगे। ये तो SC ST और OBC का सौभाग्य है कि उनकी ताकत घटने से उन्हें अपने सहयोगियों के साथ की भी जरूरत है, और इसलिए अपने सहयोगियों के विरोध करने पर उनको लेटरल एंट्री में जो 45 पदों पर वो सीधी भर्ती कर रहे थे, उस निर्णय से उनको वापस जाना पड़ा। वरना ऐसे निर्णय अब तक तमाम और भी आ चुके होते। जहां तक ये कहा जाता कि अरे साहब, हमने तो देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाला है, तो आदिवासी महिला को बैठाला है, लेकिन क्या आपने उनको वो सम्मान दिया है जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए? राम मंदिर में आपने सबको बुलाया, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया। क्या वो हिंदू नहीं है? और यदि आप उन्हें हिंदू मानते हैं, आदिवासी को हिंदू मानते हैं, देश की राष्ट्रपति को हिंदू मानते हैं, तो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में देश की राष्ट्रपति को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बुलाया। चलिए, आपने राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, लेकिन लोकतंत्र के तो सर्वोच्च अधिकारी हैं। लोकतंत्र का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का पद होता है, और उस पद पर वो बैठी हुई हैं। लेकिन लोकतंत्र का जो सर्वोच्च मंदिर है भारतीय संसद, उस संसद भवन के, नए संसद भवन के उद्घाटन में भी आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो जो लोकतंत्र का संरक्षक है, सर्वोच्च संरक्षक है राष्ट्रपति, उसको लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के उद्घाटन में आप नहीं बुलाते हो, तो उसका कारण क्या है? शायद वहां भी आपकी मनवादी मानसिकता आड़े आ गई होगी। तो राष्ट्रपति के पद पर चाहे कोई दलित बैठे, चाहे आदिवासी बैठे, उससे समाज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता जब तक सत्ता में बैठे लोगों की सोच आम दलित के प्रति, आम आदिवासी के प्रति नहीं बदलती। और इस सोच को ही बदलने का संघर्ष इस समय चल रहा है। आज ये संघर्ष तेज हो गया है, क्योंकि इस समय संविधान को बदलने की सोच रखने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं, और संविधान के समर्थक इस समय विपक्ष में है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।